जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को कवर करते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज 12 फरवरी है। आज का एनालिसिस हम देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। 6 बजे का ये शो होता है, हर शाम 6 बजे आपके सामने एनालिसिस आ जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप आ जाया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी थीम जो है वो चेंज की है। मतलब पहले हम वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड लाया है मैंने, क्योंकि जब हम ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं तो आंखों पर स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम आता है। तो आपकी आंखों पर स्ट्रेस थोड़ा कम आए, आप रात को भी अगर वीडियो देख रहे हो तो आप आसानी से वीडियो देख पाओ, इसलिए मैंने ये थीम रखी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये थीम आपको कैसी लग रही है, अगर मैं कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक एमसीक्यू आ रहा है आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कोल इंडेक्स एनसीआई। अभी आपको पता है कोल जो है ऑक्शनिंग वॉक्शनिंग वो सब कुछ चल रहा है, इसलिए इम्पाउंड हो जाता है। तो पहला है कि ये प्राइस इंडेक्स होता है, जो कि जो प्राइस लेवल होती है कोल की, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में। दूसरा है कि रोल आउट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तीसरा है इंडासेस जो है वो सेपरेट होते हैं फॉर नॉन कोकिंग एंड कोकिंग कोल। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है कोल के बारे में। मतलब ये 55% इंडिया की एनर्जी नीड जो है वो ये रखता है ना। दो तरीके के होते हैं, कोकिंग एंड नॉन कोकिंग। इसमें ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि स्टील मेकिंग, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। देन नॉन कोकिंग अगर हम देखते हैं तो विदाउट कोकिंग प्रॉपर्टीज़ वो हमें देखने को मिलती है। तो इसका इस्तेमाल अगर हम देखते हैं तो ये जो कोल है ना, ये इस्तेमाल होता है थर्मल पावर प्लांट्स, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आप वो सॉल्व करने के लिए अगर इसका आपको यूज़ करना है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जो जवाब है वो ज़रूर लिखना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल अभी हो रहा है, एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ एथिक्स कम्प्लीटली अवेलेबल, और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। और ये सभी आपको ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मतलब कि आपको एक बार पे करना है और जितने भी कोर्सेज हैं या आने वाले हैं वो सभी कोर्सेज आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। और इतने कम प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, इससे इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाइए। और जो ऐप है एमएम एकेडमी ऐप, उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिए। आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड की भी मिल जाएगी। आइए यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हैं और कौन कौन से एडिटोरियल आज हमें देखने को मिल रहे हैं वो देखते हैं। तो पहला यहाँ पर हमें ऑर्डर एट द बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पर एलएसी मतलब यहाँ पर इंडिया एंड चाइना जो है उसके यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, बार बार वही चीज़ अगर हम देखेंगे तो कोई नई चीज़ निकल कर नहीं आ जाएगी, या फिर अगर बार बार उसको डिस्कस करेंगे तो चाइना वाले जो है वो भाग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम पर फोकस करना है। दूसरा यहाँ पर टेंडर कट है, ठीक है। तो ये वाला एडिटोरियल जो है ये हम देखेंगे, इसमें कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। ये वाला एडिटोरियल जो इसमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड, है ना। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है इसको हम कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया का डिजिटल सर्विस टैक्स। तो देखिए, डिजिटल सर्विस टैक्स जो है ये कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है और हो सकता है कंटेम्प्रेरी इशू ही बन जाए। और इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन स्टिल फिर से हम यहाँ पर एक बार रिवीजन के तौर पर इसको डिस्कस जो है वो ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पर रेजिलियंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड उसकी बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि उत्तराखंड जो है वहाँ पर हमें बहुत ही बुरी तरीके का फ्लैश फ्लड जो है वो देखने को मिला है, और उसके जो रीजंस है वो अभी भी यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन इस पर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी जो लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है। तो आप पहले के जो लेक्चर्स है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक भी लेक्चर मिस मत किया कीजिए, है ना। एक भी अगर आप मिस कर देते हो तो क्या होता है, फिर वो लिंक टूट जाती है, फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब संक्रिया कनेक्टेड होती है, एक से एक कनेक्टेड होती है। एक से एक कनेक्टेड है तो फिर वो आप चलते रहोगे, मतलब यहाँ पर आउडी आपको बनाना है। अब यहाँ पर म्यांमार टू पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ वर्ड्स बट नो एक्शन, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बिडेन की पॉलिसी, यहाँ पर
देखिए बिडेन जो है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब ईरान से रिलेटेड बोलिए या फिर वो जो रशिया है उससे रिलेटेड बोलिए, चाइना से रिलेटेड बोलिए, तो जब वो कर लेगा उसके बाद देखने में मज़ा है ना, कि जब वो कोई समझौते करेगा, जब वो बाहर निकलेगा। अभी तो यही है कि आसार लगाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान जो न्यूक्लियर डील है उससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गया था, और उसका क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिल रहा था बिडेन के द्वारा कि हाँ हमें यहाँ पर ज्वाइन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जो ओबामा है उसने यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो इसीलिए हो सकता है कि वहाँ पर वो ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन अभी अगर आपको पता होगा म्यांमार जो है उस पर सैंक्शंस जो है उसके यहाँ पर यूएसए ने कहा है कि भैया सैंक्शंस जो है वो तो हमको लगाना है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का कूप होता रहेगा तो फिर हम करेंगे ही क्या, है ना। हम क्या यहाँ पर मतलब तोड़ा कुत्ता टॉमी सटा कुत्ता कुत्ता इस तरीके की हरकतें जो है वो यहाँ पर बाहर के लोग कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर कुछ करेंगे, ऐसा यहाँ पर बिडेन के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है वो एक्चुअल में बिडेन के द्वारा की जाएगी, रेदर देन हम यहाँ पर जो इमेजिनेशन है उसमें जाए। देन उसके बाद ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये वाला भी हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल द हिंदू के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो उसका जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन वही पैंगोंग लेक जो है उसकी बात की जा रही है, इंडिया चाइना जो है उसकी यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। यहाँ पर ये वाला जो है गिल्ड बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है इसके थ्रू हम यहाँ पर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो है उसको यहाँ पर समझेंगे। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो है उसको यहाँ पर हम समझेंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस जो है बेसिकली क्या होता है। और उसी के साथ साथ ये दोनों जब हम देखेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है और प्रॉपर टेबुलर तौर पर हम दोनों का डिफरेंस जो है वो देखेंगे, जिससे कि क्या होगा आपको बॉन्ड बोलिए, है ना, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में जो भी चीज़ें होती है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। देन अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज की, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है प्राइवेटाइजेशन जो है उस पर। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन्ड सीरीज़ जो है वो निकाली थी और उस एक्सप्लेन्ड सीरीज़ को हमने अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस जो है ये भी किया था। मगर यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आपको प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ये प्राइवेटाइजेशन, तो अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में अगर मेंस में पूछा जाता है तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट जो है वो रहेंगे आपको काउंटर करने के लिए, आपको साथ देने के लिए, कंक्लूड करने के लिए बहुत सारे अच्छे पॉइंट जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो खासकर प्राइवेटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो एडिटोरियल जो है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं तो अगेन चाइना इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अलग ही मतलब अपोजिशन वो सब की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर डिजिटल स्क्वायर मतलब ट्विटर के साथ जो टकराव चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। तो ये सारे जो एडिटोरियल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो जीस्ट है सभी की देख ली है। तो इस तरीके से एडिटोरियल है। तो आइए एक एक करके हम एडिटोरियल को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इज इंडियाज डिजिटल टैक्स सर्विस टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी, यहाँ पर डिजिटल सर्विस टैक्स जो है उसकी बात की जा रही है। क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? ये सवाल जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब ये क्यों निकल कर आ रहा है? क्योंकि अगर हम देखते हैं यूएसटीआर इसके द्वारा बोला जा रहा है। यूएसटीआर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसके द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया का जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, उसके द्वारा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर वही पूरा आर्ग्यूमेंट चलेगा, है ना, कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि इंडिया डिजिटल सर्विस टैक्स जो है ये क्या है। ये हालांकि हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर एज अ रिविजन पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल जो आपके लेकर आया हूँ। इंडिया का डीएसटी अगर हम देखते हैं मतलब डिजिटल सर्विस टैक्स इम्पोज करता है 2% टैक्स जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम ब्रॉड रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, ऑफरिंग इन इंडिया, जिसमें हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस, डिजिटल कंटेंट सेल, डिजिटल सेल ऑन कंपनीज ओन गुड्स, डेटा रिलेटेड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड सेवरल अदर कैटेगरीज जो है डिजिटल सर्विसेज, उस पर ये 2% का टैक्स जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसकी बात की गई है कि यहाँ पर आपको पे जो है वो करना पड़ेगा। अब देखिए हो सकता है कि ये जब आप एडिटोरियल पढ़ो इसमें आपको कुछ और चीज़ें नजर आए, है ना, इसमें आपको इक्विवेलेंस टैक्स जो है वो देखने को मिले, 6% जो है वो देखने को मिले। लेकिन बेसिकली यहाँ पर डिजिटल सर्विस टैक्स जो है, क्योंकि इसमें अलग अलग वो अलग ही तरीके का एडिटोरियल है, तो इसलिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ,
ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम सही तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इन डेप्थ यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस है उस पर ये लागू होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिजिटल सर्विस अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पे भी टैक्स जो है वो लगेगा? क्या मेरे पे भी टैक्स लगेगा? जी नहीं। जो इंडियन कंपनीज है वो यहाँ पर एग्जम्प्ट की गई है। जो इंडियन कंपनीज है उन पे ये नहीं लगता है ना। इंडिया का डीएसटी जो है एक्सप्लिसिटली यहाँ पर एग्जम्प्ट करता है इंडियन कंपनीज को। सिर्फ नॉन रेसिडेंट जो है उनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जो नॉन रेसिडेंट है, क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए क्या होता है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अब कोई इंसान है वो नॉन रेसिडेंट है, वो यूएसए में जो है वो बसा हुआ है। अब यूएसए में बस के वो यहाँ पर इंडिया में डिजिटल सर्विस का तो कोई बाउंड्री नहीं होती। डिजिटल सर्विस जो है वो इंडिया में बोलिए, कहीं पर भी बोलिए, कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया में उसका ऑफिस जो है वो हो भी ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिजिटल सर्विस है वो इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है। अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो इंडिया से, इंडिया के लोगों से अच्छा खासा पैसा तो कमाया जा रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? वो उनकी कंट्री में जा रहा है। हमारे कंट्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो मतलब हमारे ही लोगों से लेकर वो बाहर कहीं जा रहे हैं और हमारे देश में कुछ भी नहीं उसका फायदा हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनना चाहिए, है ना। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और इंडिया में अगर उसने ऑफिस खोला हुआ है, इंडिया में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया हुआ है, उसको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने डिजिटल सर्विस जो है वो लेकर आया है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाई जाए। इसके लिए 2% टैक्स जो है उसकी यहाँ पर प्रावधान लाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं यूएसटीआर जो है, इसने यहाँ पर बोला है डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। अब ये है क्या? ये ऑफिस है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये एक एजेंसी है। क्या है? ये एक एजेंसी है ऑफ प्रोफेशनल्स जो ट्रेड इश्यूज से डील करते हैं, जो भी ट्रेड इश्यूज होते हैं उसके साथ डील करते हैं। ऑफिस जो है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का, ये रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर यूएस इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाए। कमोडिटी बोलिए, उसका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो होती है वो यहाँ पर देखी जाए, और जो निगोसिएशंस होते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ वो किया जाए। सेक्शन 301 रिपोर्ट, फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ यूएसटीआर, उसने कहा कि डिजिटल सर्विस टैक्स जो है, जो यहाँ पर इंडिया, इटली, टर्की जो अडॉप्ट कर रहे हैं यूएस कंपनीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। यूएस कंपनीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लेकर आती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल जो है उससे ये इनकंसिस्टेंट जो है ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर भूली जा रही है। अब इंडिया का डिफेंस क्या है? इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने डिफेंड किया है 2% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। यहाँ पर किस तरीके से? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली लगाई जा रही है अक्रॉस ऑल नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। मतलब हम अगर सिर्फ यूएसए वाले जो ऑपरेटर्स हैं उन पर लगाते तो आप बोल सकते थे भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है ना। लेकिन हम तो सभी पर लगा रहे हैं ना। हमने तो एक पूरा एक ब्यौरा ले लिया है कि जो भी नॉन रेसिडेंट है उन सभी पर लागू होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसने कहा इंटेंशन जो है यहाँ पर लागू करने का वो ये है कि एक इकोसिस्टम जो है वो बनाई जा सके जहाँ पर फेयर कंपटीशन और रिजनेबलनेस जो है वो हमें देखने को मिले। नहीं तो क्या है कि एक को बहुत फ़ायदा हो रहा है, एक ऑनलाइन लाकर उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, दूसरे को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है ना। दूसरा एक रीज़न जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोवेन राइट जो है ऑफ गवर्नमेंट टू टैक्स बिजनेसेस, जो यहाँ पर नेक्सस चूज कर रहे हैं इंडियन मार्केट को थ्रू अ डिजिटल ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर जो इंडियन मार्केट है उसमें यहाँ पर घुल मिल रहे हैं, इंडियन मार्केट को अच्छे तरीके से छानबीन कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में पूरा 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 घुस रहे हैं, तो उन पर टैक्स लगाना ये एक सोवन राइट जो है वो यहाँ पर दर्शाता है गवर्नमेंट का, ठीक है। चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशंस इज नॉट एक्यूरेट एज इट अप्लाइज ओनली टू द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम इंडिया। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर ये बोला गया इंडिया की तरफ से कि भैया अगर तुम ओवरऑल तुम्हारे कंपनी का जो बजट है, ठीक है, ओवरऑल अगर तुम्हारे कंपनी का बजट है वो है समझ लो 1 लाख करोड़ रुपीस भी अगर है, तुमने प्रॉफिट अर्न किया है, तुमने रेवेन्यू अर्न किया है, और इंडिया से जो है, इंडिया से तुमने समझ लो 100 रुपये ही अर्न किए हैं, तो हम यहाँ पर आपके इतने रुपए पर टैक्स नहीं मांग रहे हैं ना, 2% का हम यहाँ पर इस पर मांग रहे हैं, हमें सिर्फ 2 ही रुपये मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा बोली जा रही है। तो समझ में आ गया। अब आगे इस पर जो भी होता है वो आपको आप आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब हम सिर्फ एक अपडेशन जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है हमारा टेंडर कट। टेंडर नहीं है, ठीक है, तो एकदम
ये मत हो जाना एक्साइट। टिंडर कट ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बोली जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट टू बी फाइंड फॉर यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पर ड्राफ्ट लॉ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लाया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब यहाँ पर ड्राफ्ट लॉ जो है क्रिप्टो करेंसीज पर वो यहाँ पर लेकर आने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है गवर्नमेंट ने रिपीटेडली यहाँ पर सजेस्ट किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है, कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल टेंडर नहीं है भाई साहब। इसको तो मतलब हमें डिमोनेटाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है ही नहीं लीगल टेंडर, हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सीरियस कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस किए हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर देखा जाए तो हाईली वॉलेटाइल है। मतलब आज देखोगे यार रेट एकदम ही कम है, कल देखोगे एकदम ही हाई फाई चले जाते हैं, तो काफ़ी वॉलेटाइल है ना। और ये जो बुरे इंटरनेट ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर जो इलीगल इंटरनेट ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर आप टेररिस्ट फंडिंग बोल दीजिए, बहुत सारी फंडिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और ये पूरा अगर आप देखोगे जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, भले वो इलीगल ट्रांजैक्शंस हो, भले वो सही भी ट्रांजैक्शन हो, भले वो गलत चीज़ों के लिए ट्रांजैक्शन हो, ये स्टेट रेगुलेशंस के एम्बिट के बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं। मतलब इससे ब्लैक मनी जो है आप देखिए कितना स्प्रेड हो सकता है। रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, कोई लीगल फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर नहीं रखता है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसको हम इस तरीके से रेगुलेट करेंगे या उस तरीके से रेगुलेट करेंगे, है ना। वो यहाँ पर नहीं रखता है। या फिर उसके जो एसेट्स है वो भी नहीं रखता है, जो करेंसी है खुद के पास वो भी नहीं रखता है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है ना, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को, कोई कम्युनिटी नहीं है ना, ये सब इशू कुछ नहीं किया जाता है। 2018 में अगर देखा जाए, आरबीआई ने यहाँ पर एक सर्कुलर भेजा था बैंक्स को। उनको ये कहा था कि यहाँ पर आप सर्विस जो है वो प्रोवाइड मत करो जो क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो सर्कुलर लाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसको असाइड रख दिया, ठीक है। और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है उसमें इसको फेल कर दिया कि आप जो यहाँ पर ला रहे हो, ये जो सर्कुलर आप ला रहे हो ये डिसप्रपोर्शनेट है। मतलब यहाँ पर ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है उसमें खरा नहीं उतरता है। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एम है, ठीक है, एम जो है वो यहाँ पर क्या है, किस लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है, कि आपका लिजिटिमेट एम क्या है, इससे आप क्या करना चाह रहे हो, क्या आप मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले वो देखा जाए। अब जैसे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो वॉलेटिलिटी है इसको यहाँ पर रोक दिया जाए, कि लोग जो है वो ट्रेडिंग ना करें। फिर उसके बाद सूटेबिलिटी टेस्ट, क्या ये सूटेबल है, क्या ये किया जा सकता है, क्या ये करना चाहिए, है ना। फिर आता है नेसेसिटी टेस्ट, क्या ये नेसेसरी है, क्या ये इतना नेसेसरी है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट होता है ये देखा जाता है, और इसके तहत यहाँ पर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तहत यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ना भैया ये डिसप्रपोर्शनेट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी इंसान जो है उसको अधिकार है कि वो कोई भी जो प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस कर सकता है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, जो उसका मन चाहे वो कर सकता है। फिर यहाँ पर अब तक रेलवे जो है वो क्यों नहीं कर रहे थे लोग, खैर वो अलग बात हो गई। वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है, हर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमारे सारे फंडामेंटल राइट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आते हैं। बिसाइड कोर्ट फाउंड दैट आरबीआई जो है वो डिड नॉट कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर अल्टरनेटिव जो है वो भी अवेलेबल नहीं था इसका, है ना, सर्कुलर इशू करने के पहले। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। वर्चुअल करेंसी, अब वर्चुअल करेंसी है क्या, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है। तो वर्चुअल करेंसी जिसको वीसी भी कहा जाता है, ये क्या है, डिजिटल करेंसी है जिसमें इंस्क्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ना। इंस्क्रिप्शन टेक्निक होती है, मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर ब्लॉकचेन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, आपका एक ब्लॉक बन गया, देन उसके बाद आपने किया, आपका एक दूसरा ब्लॉक बन गया, एक तीसरा ब्लॉक बन गया, तो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो गया है एक और ब्लॉक जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इससे क्या होता है, अगर कोई सिस्टम फेल भी हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका तो गवर्नमेंट भी अब एक्सप्लोर कर रही है कि हाँ हम यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो अगर किसी के कंप्यूटर में है और वो कंप्यूटर ही अगर हैक हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये कैसा होता है, ये सर्वर पे होता है, मतलब पूरे कोई भी इसको ये कर सकता है, देख सकता है, मतलब ये जाएगा नहीं, करप्ट नहीं होगा। वर्चुअल करेंसी जो है इज़ लाइक लार्ज अम्ब्रेला टर्म, जो यहाँ पर नॉन फिएट करेंसी जो ट्रेड होती है ऑनलाइन उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, वर्चुअल करेंसी
सॉरी अगेन, वर्चुअल करेंसीज जो है मोस्टली यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं लोकल वर्चुअल नेटवर्क्स में। एंड क्रिप्टो करेंसीज ऑन दी अदर हैंड हैव एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो होता है जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो इससे मैंने आप जैसे आपको बताया वे फॉरवर्ड इसके लिए क्या है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर जो मतलब बैन है उससे यहाँ पर बचना चाहिए। गवर्नमेंट अगर बैन कर देगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, स्मार्ट रेगुलेशन जो है उसकी तरफ हमें यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट रेगुलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर प्रिफरेबल रहेगा, क्योंकि बैन अगर हम करते हैं क्रिप्टो करेंसी को तो ये जो डिसरप्शन है वो ला सकता है ना। सभी तरीके से ये इम्प्लीमेंट जो है वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। Recommendation by India's Interministerial Committee for an official digital currency as well as for promotion of the underlying blockchain technology should be pursued further। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बिग सेल, बिग सेल मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। मतलब जो भी आया चलो भैया बेच दो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, PSU बोलिए, पब्लिक सेक्टर जो भी कंपनीज है जिसमें जो गवर्नमेंट है उसके 51% ज़्यादा अगर स्टेक्स है, ठीक है, तो उसका सेलिंग जो होता है, सेलिंग जो होता है पब्लिक को वो कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट टर्म आपने कई बार सुनी है ना, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आ गई। तो अगर मेंस में आपको सीधा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बोला जाए तो आप एक पहला डेफिनेशन वहाँ पर सीधा फाड़ सकते हो, जिससे कि देखने वाला पहले ही शौक हो जाए, अरे बाप रे इसने ये तो एक भी लिख दिया, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब 51% से शेयर से अगर ज़्यादा है तो वो यहाँ पर बेच दिए गए। मतलब कि समझ लो अगर कहीं पर 74% गवर्नमेंट के शेयर्स है, वो गवर्नमेंट ने 49% पर लाकर खड़े कर दिए, तो जो यहाँ पर शेयर्स बेचे उसके पैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेते हो उसमें आप पैसा लगाते हो, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ये जो प्रॉपर्टी इसमें से पैसा निकाल दिया, आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टू द इनफ्लो ऑफ FDI। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका इनफ्लो जो है यहाँ पर बढ़े। प्राइवेटाइजेशन जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर बनाता है FDI के इनफ्लो के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है इस कंपनी का वो दूसरों को दे रही है और बदले में गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना। मतलब समझ लो ना कि आपका एक घर है, आपका एक घर है और आपका वो घर समझ लो कि 1 करोड़ रुपीज़ का है। अब ये घर आपने किसी को बेच दिया तो आपको क्या मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो कंपनी है ये है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट अगर एक कंपनी को बेचती है तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा भाई साहब पैसा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली पैसा जो देने वाला इंसान है, तो मतलब FDI जो है वो भी इनफ्लो होगा। इनफ्लो अगर FDI का होता है तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है हमारी इकोनॉमी की वो यहाँ पर अच्छी करती है। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर हम पूरा अगर यही करते हैं, मतलब नेशनलाइज रखते हैं सारी चीज़ों को, तो क्या गवर्नमेंट जो है क्या वो सभी को जॉब दे पाएगी, सभी को जॉब दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एंड इवन जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था लास्ट ईयर का, उसने भी कहा था कि अगर हमें वेल्थ क्रिएशन करना है, अगर हमें पैसा क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर के पास जब जाता है उस टाइम पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास जब जाता है तो अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो मतलब जो इफ़िशियंसी है वो यहाँ पर इम्प्रूव होती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इफ़िशियंसी जो है PSU की वो यहाँ पर इम्प्रूव हुई है जब जो प्राइवेट सेक्टर है उनके हाथ में सौंपा गया है। कुछ कंपनीज जो है उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, नवरत्न एंड मिनी रत्न, है ना। तो ये कुछ ये होते हैं। और अगर हम मेथड्स देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के तो ये 6 मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये 6 मेथड्स अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पब्लिक सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स का सेल कर देना। पब्लिक ऑक्शन करना कि लो भैया हम बेच रहे हैं। टेंडर निकालना। डायरेक्ट निगोसिएशंस जो है वो करना कि ले रहे हो क्या, हम इतने में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है ऑफ स्टेट और म्यूनसिपली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज वो यहाँ पर दे देना। लीज विद अ राइट टू परचेज। तो ये 6 चीज़ें होती है जो हम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसके फ़ायदे जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि इफ़िशियंसी जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। गवर्नमेंट सभी चीज़ों में नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी तो मिलता है, जिसके तहत यहाँ पर टैक्स जब आएगा तभी तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्सी पैसे ही नहीं आएगा तो फिर कहाँ से करेगी, है ना। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें भी कुछ खामियां जो है वो निकलती है, और पूरा का प्राइवेट के हाथ में चला जाता है तो फिर वहाँ पर जो कैटेगरी रिजर्वेशन जॉब्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन जॉब जो है वो हमें गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलते हैं, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता है। तो वहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए SC ST कैटेगरी के हैं उनका यहाँ पर अपलिफ्टमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड व्हाट लुक बिफोर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पर गिल्ट मतलब गिल्ट नहीं है जो यहाँ पर हमें दर्द होता है, गिल्ट होता है अरे बाप रे छोड़ के चली गई, ये नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा मनी मार्केट, दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए उसके लिए हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे पैसा चाहिए एक दिन के लिए, हाँ ये बोल रहा है मैं ला के देता हूँ ना, ये जाएगा किसी और के पास और वो पैसा ला कर जो है वो दे देगा। दूसरे और कैपिटल मार्केट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो अच्छा खासा मतलब मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें कैपिटल मार्केट देखने को मिलता है। मतलब किसी ने बॉन्ड जो है वो इशू किया, बॉन्ड के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। बॉन्ड यहाँ पर दे दिया जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, और फिर इसका मैच्योरिटी जो है वो है 1 साल का, और आपको 10% जो है वो मिलेंगे, मतलब 1 साल के बाद आपको 110 रुपये जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। तो ये हमें कैपिटल मार्केट जो है वो देखने को मिलता है। अब मनी मार्केट मतलब डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द RBI मनी मार्केट जो है वो सेंटर है फॉर डीलिंग मेनली ऑफ शॉर्ट कैरेक्टर इन मॉनिटरी एसेट्स, है ना। शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती है बोरोवर की वो यहाँ पर पूरी की जाती है, मतलब लिक्विडिटी कैश के मामले में। कैपिटल मार्केट अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट है फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पर पैसा जो है वो मिलता है। अब यहाँ पर आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया गया है, मनी मार्केट है एंड कैपिटल मार्केट है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इससे डील करता है ना। ये कैपिटल फाइनेंस होता है, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। देन यहाँ पर विद बॉन्ड्स एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। यहाँ पर अगर हम कैपिटल देखते हैं तो ये बोथ बॉन्ड्स एंड इक्विटी दोनों के साथ यहाँ पर डील करता है। ये हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये ऑल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर ओनली बैंक्स आर देयर, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब आपने हर्षद मेहता अगर स्कैम देखा होगा तो उसमें ये आपने थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सुना ही होगा, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, है ना। यू ग्रैब हिम इन द कैपिटल मार्केट, आई विल सी यू इन द मनी मार्केट, ऐसे वैसे बहुत सारे डायलॉग देखे होंगे आपने। जनरल पब्लिक डज नॉट पार्टिसिपेट मच इन द मनी मार्केट। जनरल पब्लिक मतलब ये बैंक जो है, बैंक को पैसा चाहिए, ये चाहिए, BR इशू करना, ये सब करना, वो सब करना। जनरल पब्लिक जो है ये पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं जनरल पब्लिक तो लेती है ना भाई साहब, है ना। प्राइम रेगुलेटर जो है वो RBI होता है, इसलिए आपने हर्षद मेहता की इसमें देखा होगा RBI जो उसने मेन रोल जो है वो अदा किया था। प्राइम रेगुलेटर जो है वो SEBI, IRDA, PF, RDA ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए फंक्शन जो है मनी मार्केट का ये है कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, है ना। डिटेल में ये जो है एग्जाम्पल के थ्रू, सारे एग्जाम्पल जो है उसके थ्रू हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे इकोनॉमी के जो लेक्चर्स हैं MM Academy ऐप पर, उसमें, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड इंडस्ट्री जो है उसको हेल्प करना, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, है ना, मैकेनिज्म जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का वो प्रोवाइड करता है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करता है। अब कैपिटल मार्केट अगर हम देखते हैं तो उसके टाइप कौन से हैं, प्राइमरी मार्केट है एंड सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं, आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो सुना होगा, IPO, है ना। प्राइस जो है फर्म के द्वारा फिक्स की जाती है, फर्म यहाँ पर मनी रेज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, कोई भी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन नहीं। एंड SEBI जो है ये रेगुलेटर होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो लेना देना ये सब होता है, और एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता है। प्राइस जो है डिमांड सप्लाई पर फिक्स की जाती है ना। और कंपनी जो है बेनिफिट्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, कोई भी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन नहीं। SEBI जो है रेगुलेटर होता है मार्केट का। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक न्यूज़ है, OTT प्लेटफॉर्म रिलीज़ किया है इम्प्लीमेंटेशन टूल किट टू सेल्फ रेगुलेट।
तो यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन, ये सब है ना, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये सब। तो यहाँ पर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब IAMAI, इसने बोला है कि 17 प्लेटफॉर्म जो है, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, इन्होंने टूल किट यहाँ पर अडॉप्ट की है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न से लेके सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक टूल किट निकाली है कि इसमें क्या रहेगा, इसमें यहाँ पर एक कोड दिया गया है जो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये जो कोड है, ये जो टूल किट है, ये सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स जो है वो नहीं डालता है, लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोहिबिटेड कंटेंट, ये सभी यहाँ पर देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पर प्रोहिबिटेड कंटेंट है क्या, यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाहिए क्या, यहाँ पर ये होना चाहिए, सारे फीडबैक जो है वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे। पर्टिकुलरली एम कर रहा है कि यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, जो भी यहाँ पर मतलब समस्याएं होती है उसको यहाँ पर निवारण जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब OTT प्लेटफॉर्म के लिए फाइनल कोई लॉ आ जाएगा तब उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर PIB से रिलेटेड न्यूज़ है। PIB की न्यूज़ है, ये न्यूज़पेपर की नहीं है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जिसे हम TIFAC कहते हैं, उसने 2 न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। सक्षम मतलब श्रमिक शक्ति मंच एंड जॉब पोर्टल एंड सीविड मिशन। तो यहाँ पर TIFAC अगर हम देखते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में सेटअप की गई थी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी डोमेन जो है उसमें देखिए टेक्नोलॉजी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको यहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट करे, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सक्षम पोर्टल जो है ये एक डायनेमिक पोर्टल है फॉर जॉब मैपिंग ऑफ स्किल ऑफ श्रमिक्स, जो वर्कर्स होते हैं, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, मतलब जो MSMEs है उसमें अगर रिक्वायरमेंट्स है, इंडस्ट्रीज़ में अगर रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरा यहाँ पर देखा जाएगा। मतलब 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स जो है यहाँ पर क्रिएट करने का यहाँ पर फैसिलिटेशन किया जा रहा है। हाई टेक्नोलॉजी अनेबल्ड, क्या यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब फीचर्स क्या है इसके। सबसे पहला तो है हाई टेक्नोलॉजी अनेबल्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि जो डिमांड एंड सप्लाई एल्गोरिदम है ये सही तरीके से रहेगा कि एक कोई पर्टिकुलर MSME है ना, उसमें कितनी डिमांड चल रही है और सप्लाई एक्चुअल में कितना है, तो और यहाँ पर कहाँ कहाँ हम भेज सकते हैं, है ना, ये यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे कि एक स्किल ट्रेनिंग जो है उसका भी एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा। देन ऑटोमेटिक अपडेशन, यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा थ्रू वेरियस व्हाट्सएप एंड अदर लिंक से ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो यहाँ पर होता रहेगा। एडवांटेजेस क्या है फॉर वर्कर्स, अगर हम देखते हैं तो उनको यहाँ पर एम्पावर करता है जो श्रमिक्स हैं कि जो कैंडिडेट है डायरेक्टली MSME और बाकी एम्प्लॉयर जो उनके तक पहुँच सकते हैं, और जो भी यहाँ पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो अपने बता सकते हैं कि हाँ मुझे स्किल है, मेरे पास ये स्किल है, ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, फलाना ढिमकाना। ये माइग्रेशन जो है ऑफ श्रमिक्स का वो मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रॉक्सिमेट MSME में, आसपास की MSME में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। देन फॉर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंडेंस जो है ऑफ इंडस्ट्री ऑन द मिडल मैन, क्योंकि क्या होता था पहले कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको बोलो, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर लोगों को लेकर आ रहा है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्टर को हम पैसे दे रहे हैं, वो इनको कितने दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं, तो ये मिडल मैन जो है वो चला ही जाएगा सीधा यहाँ पर। एक समझ लो जैसे अमेजॉन है ना, कि यहाँ पर एक को रिक्वायरमेंट है, एक को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो ये रिक्वायरमेंट वाला इस पे देख रहा है, प्रोवाइड वाला यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है, और सीधा यहाँ पर लेन देन जो है एक दूसरे के साथ हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मिडल मैन है वो सब यहाँ पर निकल जाएंगे, तो ये एक एडवांटेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सीविड मिशन अगर हम देखते हैं तो एक ग्लोबल सीविड प्रोडक्शन ऑफ 32 मिलियन टन्स फ्रेश वेट वैल्यूड अबाउट $12 बिलियन, चाइना 57%, इंडोनेशिया 28%, फॉलोड बाय साउथ कोरिया। इंडिया इज हैविंग मेयर शेयर ऑफ 0.01 to 0.02%। आप सोचिए कितना कम है। मिशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, यहाँ पर सीवीड नर्सरीज, ये सब यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। एडवांटेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है 50 मिलियन लोगों को मिलेगा। न्यू सीवीड इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की जाएगी। नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें कंट्रीब्यूट होगा। ओशन प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस होगी। एल्गी बूम जो है वो यहाँ पर अबेट होगा, है ना। यहाँ पर बायो इथेनॉल जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। सीवीड अगर हम देखते हैं तो ये प्रिमिटिव मरीन नॉन फ्लावरिंग मरीन अलगी है विदाउट रूट स्टेम लीव्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम जो उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ये।
मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बायो इंडिकेटर बोलिए, आयरन जो सिक्वेस्ट्रेटर बोलिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लायर बोलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये सीवीड का होता है। ठीक है, लार्ज सीवीड ऑफ डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट नोन एज केल्प फॉरेस्ट, ये अंडर वाटर नर्सरी जो है फिश के लिए, स्नेल के लिए ये एक्ट करते हैं। ठीक है, देन अदर यूटिलिटीज़ अगर हम देखते हैं तो फर्टिलाइजर करके भी इसका इस्तेमाल होता है, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होगा। देन यहाँ पर लाइफ स्टॉक इज फीड विद सीवी, मीथेन इमिशन जो है फ्रॉम कैटल ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कैटल से इसका इमिशन होना, देन ये ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करना, ये बहुत बुरा है। यूज एज एन इनग्रेडिएंट इन प्रिपेयरिंग टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, इसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये बीच ड्यून्स टू कॉम्बाट बीच इरोजन, इसमें भी बीच इरोजन ना हो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपको सीवीड जो है ये क्योंकि बजट में भी आया है तो इसलिए इस पर आपको मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारे फीचर्स इसके पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने आपसे पूछा है वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।